दिस इज रचित समियाल। तो गाइज आज हम फिजिक्स के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि वेव्स टॉपिक, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था वेव्स टॉपिक, तो वेव्स टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है दैट इज द साउंड, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव। और इसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज आइए आज इस साउंड टॉपिक को हम इलैबोरेटली स्टडी करते हैं। तो अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे उस क्वेरी को क्लियर करवा सकते हैं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो देखिए साउंड है क्या। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है जो हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। देखिए साउंड इज अ वेव और वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये जो एनर्जी है हमारे कानों में एक तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए साउंड बनती कैसे है। देखिए जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसमें से वेव्स जनरेट होती हैं, वेव्स ऑफ एनर्जी जनरेट होती हैं जिनको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। और ये एनर्जी मीडियम से, किसी भी मीडियम से ट्रैवल करते हुए हमारे ईयर्स तक पहुंचती हैं। और हमारे ईयर्स जो हैं ये एक काफ़ी एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और ये हमें सुनने में हेल्प करते हैं। अब देखिए जो हमारे कान हैं, हमारे कान 3 पार्ट से मिलकर बने हुए हैं। जो आउटर ईयर आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं पीना। जो आउटर ईयर आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं पीना। ये पीना बेसिकली करता क्या है, ये जो साउंड है इसको सराउंडिंग से कलेक्ट करता है। सराउंडिंग से कलेक्ट करके इसको मिडल ईयर तक इसको पहुंचाता है, मिडल ईयर तक इसको पहुंचाता है। और मिडल ईयर में ये जो वेव्स हैं, देखिए वेव्स हैं क्या, वेव्स आर द वाइब्रेशन, मींस दे आर द प्रेशर वाइब्रेशंस। ये प्रेशर वेव्स हैं। तो ये जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर इस प्रेशर वेरिएशंस को हमारे इनर ईयर तक ट्रांसमिट करते हैं, हमारे इनर ईयर तक ट्रांसमिट करते हैं। देखिए हमारे इनर ईयर में एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन लाई करता है, उसको बोलते हैं कॉक्लिया, दैट इज कॉक्लिया। ये कॉक्लिया इस प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट किए जाते हैं। और ब्रेन इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड की फॉर्म में देन इंटरप्रेट करता है। इस तरह से हमें ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं, ये हमें साउंड की तरह सुनाई देती हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें हमारा ब्रेन ही इसको इंटरप्रेट करता है। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो वाइब्रेशंस हैं, देखिए साउंड किस तरह से क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस की वजह से क्रिएट होती हैं। और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये एयर और किसी और मीडियम से, किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर सकते हैं टू आवर ईयर्स। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं, और इनको हमेशा, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, और इसको हमेशा किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है फॉर इट्स ट्रांसमिशन। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो साउंड है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम में किसी भी तरह का मीडियम नहीं रहता है। तो जितनी स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा प्रेशर वेरिएशंस क्रिएट होंगी, और हमारा जो ब्रेन है उतनी ही लाउड साउंड को इंटरप्रेट करेगा। तो स्ट्रॉन्गर द वाइब्रेशन लाउडर द साउंड इज। तो देखिए जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, ये एक मैकेनिकल वेव है, और इसको लॉन्गिट्यूडनल भी, मैकेनिकल वेव्स दो तरह की हैं, लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी ट्रांसवर्स वेव। तो ये साउंड वेव है, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया, जो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, अगर वेव की डायरेक्शन इस तरफ है, जो पार्टिकल होगा जिस मीडियम से ये पास करती है वेव, उसका पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मींस टू एंड फ्रो ही मूव करेगा। मींस जो डायरेक्शन होगी पार्टिकल की मूवमेंट की, इट विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी वेव प्रोपोगेशन। जो इसका मतलब है जो एटम होते हैं किसी भी वाइब्रेशन में, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में, वो बैक एंड फोर्थ ही मूव करते हैं। और इस बैक एंड फोर्थ मूव करने की वजह से जो मीडियम है, मीडियम में हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। देखिए लास्ट लेक्चर में जिस तरह से आपको बताया, हाई प्रेशर रीजन को हम कंप्रेशन रीजन कहते हैं, कंप्रेशन रीजन, और जो लो प्रेशर रीजन है उसको हम रेयरफेक्शन रीजन कहते हैं, रेयरफेक्शन रीजन। ये जो हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन है, जिनको हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन कहते हैं, ये बेसिकली करते क्या है, ये साउंड वेव को एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रांसमिट करने में हेल्प करवाते हैं। और ये जो साउंड वेव्स हैं गाइस, ये सॉलिड पार्टिकल्स में, सॉलिड मटेरियल में फास्टेस्ट मूव करते हैं। सबसे ज्यादा स्पीड इनकी सॉलिड
मीडियम में रहती है, देन लिक्विड में इनकी स्पीड स्लो हो जाती है और सबसे स्लोएस्ट रहते हैं, दैट इज इट इन गैसियस मीडियम। ये चीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। अब देखिए क्या रीजन है कि सॉलिड में ये फास्टेस्ट है, लिक्विड में थोड़ी स्लो है और सबसे स्लोएस्ट है गैसेस में। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल वेव है, इनको किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अब देखिए मीडियम में एटम्स होंगे और वाइब्रेशन की वजह से ये एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है फ्रॉम वन रीजन टू दी अनदर। तो देखिए जो सॉलिड रहता है, अगर कोई ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज, और एक पार्टिकल में अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो वो इस वाइब्रेशन को अगले पार्टिकल तक इजीली ट्रांसमिट कर सकता है, बिकॉज जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन में है। वहीं पे जो लिक्विड है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उसमें गैप काफी रहता है, उनके बीच में डिस्टेंस काफी रहता है, तो एक पार्टिकल में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वो इतनी आसानी से दूसरे पार्टिकल तक वाइब्रेशन में भी ना पहुंच पाए। और सबसे ज्यादा कम इंटरेक्शन रहती है दैट इज इन गैसियस पार्टिकल। गैसियस मटेरियल में पार्टिकल्स काफी दूरी पर रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो साउंड वेव है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, सबसे फास्टर स्पीड से मूव करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। तो देखिए गाइस, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये जो आपको चीज दिख रही है इसको बोलते हैं दैट इज कंप्रेशन रीजन, और ये जो आपको गैप वाली रीजन दिख रही है इसको बोलते हैं दैट इज रेयरफेक्शन रीजन। तो ये देखिए ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल सिर्फ टू एंड फ्रो ही मूव कर रहा है। मींस अगर डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन इस तरफ जैसे आपको दिख रही है इस पिक्टोरियल फिगर में, तो जो ये पार्टिकल है, पार्टिकल सिर्फ टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं होता है वेव में सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट होती है, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने जैसे देखा कि वेव इज एनर्जी ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो देखिए ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन है ये एनर्जी को ट्रांसमिट करते जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये एनर्जी ट्रांसमिट कैसे हो रही है, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग बैक एंड फोर्थ, और बैक एंड फोर्थ होने की वजह से पार्टिकल मास को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है आगे फर्दर रीजन में। तो देखिए ये जो साउंड होती है, साउंड में जो चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं ये डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना फास्ट और कितनी स्लोली वाइब्रेट कर रहा है। जितना फास्ट वाइब्रेट करेगा उतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, उतनी स्ट्रॉन्गर साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, और जितना कम स्लोली वाइब्रेट करेगा तो उतनी कम साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये जो क्वाइटर साउंड है, इसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कम है यहां पे, और यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है। एम्पलीट्यूड होता क्या है, वेव की मैक्सिमम हाइट। अब देखिए जहां पे पार्टिकल स्लो मूव कर रहे हैं, स्लोली वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस वजह से जो साउंड होगी, साउंड की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो साउंड विल बी क्वाइटर साउंड। जहां पे पार्टिकल्स क्लोज हैं, इंटरेक्शन ज्यादा है, और पार्टिकल्स तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, तेज वाइब्रेट करने का मतलब है ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वेव्स ज्यादा साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी वजह से जो आपको साउंड सुनाई देगी, जो आपके ईयर्स इंटरसेप्ट करेंगे साउंड को, इट विल बी लाउडर। यहां पे अब हम एक चीज पढ़ेंगे, पिच होती क्या है। पिच बेसिकली साउंड की क्वालिटी है, और ये डिपेंड करती है वाइब्रेशन के ऊपर। देखिए डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल में पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट तरह की है, तो डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट तरह की पिचेस को प्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है क्विक, अगर एक ऑब्जेक्ट तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल दी, साउंड लाउडर होगी, तो मींस हम एक हाई पिच साउंड को सुनेंगे, और अगर वही ऑब्जेक्ट स्लोली वाइब्रेट कर रहा है तो हमें लो पिच साउंड सुनाई देगी। तो ये साउंड है बेसिकली, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड वेव्स, हाई पिच साउंड, लो पिच साउंड। ठीक है, आप नोट्स भी सुनते होंगे, नोट्स क्या होते हैं, सारे गामा ये एक नोट्स हैं, तो ये भी डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, ये भी पिच के ऊपर डिपेंड करते हैं, मींस साउंड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, साउंड की नेचर क्या है। देखिए साउंड डिपेंड करती है अपनी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के ऊपर। अब देखिए फ्रीक्वेंसी है क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया साउंड वेव में कंप्रेशन रीजन और रेयरफेक्शन रीजन एनर्जी को आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के थ्रू एनर्जी एक जगह से, एक मीडियम से दूसरी जगह पे जा रही है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने रेयरफेक्शन रीजन और कंप्रेशन रीजन पर यूनिट टाइम बन रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पर यूनिट टाइम में कितने रेयरफेक्शन और कंप्रेशन रीजन बनते हैं, उनको बोलते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। नेक्स्ट आता है आपका वेवलेंथ ऑफ द साउंड। देखिए वेवलेंथ क्या है,
कि या तो दो कंप्रेशन रीजन के बीच का डिस्टेंस या दो रेयरफेक्शन रीजन का डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। एम्पलीट्यूड क्या है, जिस तरह से हमने पढ़ा था वेव्स में, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द साउंड मींस, ये देखिए मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द साउंड वेव, उसको बोलते हैं दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इज आल्सो द मेजर ऑफ एनर्जी। अब देखिए गाइस, यहां पे ये चीज को नोट कीजिएगा, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड हायर होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी साउंड वेव में और उतनी ही लाउडर साउंड आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो गाइस यहां पे कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जो ये साउंड वेव है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं। ठीक है, ये साउंड वेव डिपेंड करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साउंड वेव को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक होती है ऑडिबल वेव, ऑडिबल साउंड वेव। ऑडिबल साउंड वेव, नाम से ही ऑडिबल मीन्स जो सुनाई दे। ऑडिबल साउंड वेव, देखिए जो वेव है, वेव को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट, इसका होता है हर्ट्ज। तो ये जो वेव है, साउंड वेव है, जो ऑडिबल साउंड वेव है, ये वो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो उसको हम बोलते हैं दैट इज ऑडिबल साउंड वेव। और ये वो साउंड वेव है जो हमारे कान इंटरसेप्ट कर सकते हैं और हमारा ब्रेन इसको इंटरसेप्ट करके हमें कुछ चीज सुनाई देगी। मीन जो चीज हम सुन सकते हैं उन वेव्स को, जो वेव्स हम सुन सकते हैं उन वेव्स को हम बोलते हैं दैट इज ऑडिबल साउंड वेव्स। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हैं, इसका मतलब है जो मेरी ये वेव जनरेट हो रही है, इस वेव को बोलते हैं ऑडिबल साउंड वेव। और ये जो साउंड प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मेरे थ्रोट के अंदर जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है और उस वाइब्रेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी जो आपके कान के पिना रीजन पे पड़ती है वो इसको आपके इनर मिडल ब्रेन में और मिडल ईयर में, और मिडल ईयर आपके कॉक्लिया में इसको ट्रांसमिट करता है, और कॉक्लिया इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन में ट्रांसमिट कर रहा है। और यही ब्रेन ऑडिटरी नर्व्स की हेल्प लेके इन वेव्स को साउंड की फॉर्म में इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट योर ऑडिबल वेव्स इज। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट तरह की वेव आती है आपकी इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव, तो देखिए इंफ्रासोनिक वेव्स कौन सी वेव्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम हो, विच इज लेस देन 20 हर्ट्ज। उन साउंड वेव्स को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। और ये जो साउंड वेव्स हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज बहुत बड़ा है, बिगर साइज के ऑब्जेक्ट्स ही इन साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अर्थक्वेक्स में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन वेव्स को इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन वेव्स को इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन में ओशनिक वेव्स भी आपकी इंफ्रासोनिक वेव्स के अंदर आती हैं। इवन जो हमारे एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स जैसे एलिफेंट और व्हेल, ये भी जो वेव्स साउंड वेव प्रोड्यूस करती हैं इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट तरह की वेव आती है दैट इज योर अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, देखिए अल्ट्रासोनिक वेव ये वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। वो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उन वेव्स को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, ह्यूमन ईयर्स ना ही इंफ्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं और ना ही अल्ट्रासोनिक वेव को, बिकॉज ह्यूमन ईयर्स की एक फ्रीक्वेंसी है, एक लिमिट है जिसके अंदर की फ्रीक्वेंसी में ही वो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को ही वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, और वो है दैट इज योर ऑडिबल साउंड वेव्स। तो इंफ्रासोनिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ह्यूमन ईयर्स हमारे कान इन वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट कुछ क्रिएचर्स, हमारी मदर नेचर ने कुछ ऐसे एनिमल्स बनाए हैं जो इन साउंड वेव्स को क्रिएट कर सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। जो एनिमल्स, जो क्रिएचर्स इन साउंड वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं वो हैं आपके डॉग्स, कैट्स, मस्कीटोस, ये जो, और बैट्स, ये
क्रिएचर्स हैं, हमारी मदर अर्थ ने बनाए हैं हमारी धरती पे, जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। बट इनमें से एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ये तो सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ बैट एक ऐसा क्रिएचर है जो ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, इवन इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस भी कर सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस भी कर सकता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है, ऐसी किस चीज की हेल्प से हम इस अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्ट्रासोनिक वेव हर्टमैन्स जनरेटर, अल्ट्रासोनिक वेव हर्टमैन्स जनरेटर, और जिसको हम गैल्टन विसल भी कहते हैं, गैल्टन विसल भी कहते हैं, इसके थ्रू हम इन वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके थ्रू हम इन वेव्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। तो देखिए इन अल्ट्रासोनिक वेव्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम किस काम के लिए यूज करते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को सिग्नल सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओशन की डेप्थ, हमारे सीज की डेप्थ को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए सी की डेप्थ को कैसे मेजर किया जाता है, सी की डेप्थ को सोनार की हेल्प से मेजर किया जाता है। सोनार। अब देखिए सोनार है क्या, सोनार की फुल फॉर्म है दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। और इसके थ्रू हम सी की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। और ना सिर्फ सी की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, हम दुश्मन की सबमरीन्स और जो शिप्स डूब जाती हैं पानी के अंदर, हम उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं इस अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से। इस अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल ना सिर्फ इन पर्पसेस के लिए किया जा सकता है, इवन डिफरेंट काम के लिए भी किया जाता है। जैसे लिक्विड को, अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड को स्टेरलाइज करने के लिए, साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी, मेडिकल स्फेयर में इसका इस्तेमाल होता है, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ऑर्गन्स को, अंदर के ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए, फंक्शनिंग को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में हमारे कपड़े साफ करने के लिए, एरोप्लेन साफ करने के लिए, और डिफरेंट जो मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं उनको साफ करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए गाइस, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी साउंड की, उतनी ही लाउडर साउंड होगी। तो ह्यूमन एयर्स की कुछ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। बट लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर देखा गया है कि ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से भी कम की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो है दैट इज 12 लेबोरेटरी कंडीशंस में 12 हर्ट्ज। देखिए जो ये अभी हम एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में लेबोरेटरी कंडीशंस क्रिएट नहीं की जा सकती, इसलिए इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में देखा गया है कि 20 हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते हैं। बट लेबोरेटरी कंडीशन में हमारे कान 12 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, 12 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। तो गाइज यहां पे अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, साउंड की स्पीड। जिस तरह से मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया, पार्टिकल्स जो होंगे, पार्टिकल्स के इंट्रैक्शन की वजह से वाइब्रेशन एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसमिट होगी। तो उसी की वजह से क्या होता है कि साउंड वेव प्रोपोगेट करती है। तो देखिए जो स्पीड है साउंड की, डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, ठीक है। और जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया, सॉलिड में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज जो एटम्स होते हैं, एटम्स हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, क्लोज इंटरेक्शन में होते हैं, और वो एक वाइब्रेशन को इजिली दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। जितना हायर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, हायर इंटरेक्शन मींस अगर जितना कम डिस्टेंस होगा दो एटम्स के बीच का, उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी और उतनी ही जल्दी एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाएगा, ट्रांसमिट हो सकती है। तो सॉलिड में ये इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है, इसीलिए जो स्पीड, साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू दी लिक्विड एंड गैसेस। तो देखिए गाइस, यहां पे एक चीज हमें देखनी है, ये जो मीडियम है, मीडियम कौन सा, जैसे वाटर, एयर, कॉपर इज सॉलिड, हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ग्लास इज अ सॉलिड, ठीक है। यहां पे हमने लिक्विड, गैस एंड सॉलिड मीडियम की बात की है। स्पीड सबसे ज्यादा कहां पे रहती है, स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड मटेरियल में रहती है, कॉपर में।
जो स्पीड ऑफ साउंड है इट इज मोर बिकॉज कॉपर इज ए रिजिड मटेरियल और उसके पार्टिकल्स क्लोज इंटरेक्शन में हो, जितने ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन में होंगे उतनी ही क्विकर एनर्जी क्विकली ट्रांसमिट की जाएगी। ऐसे हमें पता है सबको जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, स्पीड ऑफ साउंड है एयर में 1225 किलोमीटर पर आवर। यहां पे मीटर पर सेकंड में दिया है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, दैट इज 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो एयर की जो साउंड की स्पीड है एयर में वो है दैट इज 1225 किलोमीटर पर आवर, बट सबसे ज्यादा रहती है इसकी दैट इज इन कॉपर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। तो गाइज यहां पे एक चीज देखते हैं अब हम साउंड की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जिस तरह से हमने लाइट में हमने सबने पढ़ा हुआ है कि जो अगर कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, अगर लाइट किसी चीज पे स्ट्राइक कर रही है, लाइट अगर किसी चीज पे स्ट्राइक कर रही है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, लाइट इंसिडेंट कर रही है और इंसिडेंट करने के बाद जब सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो साउंड जो इंसिडेंट कर रही है, जो स्ट्राइक कर रही है किसी चीज के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट जरूर होगी। ठीक है, तो मींस जो लाइट के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहां पे भी एप्लीकेबल है, इस रीजन में भी एप्लीकेबल है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। तो मींस जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो साउंड के केस में भी जो लाइट के लॉज हैं वो भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहां पे एक चीज आपको देखनी है, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और वो है दैट इज एको, जिसको हम इको भी बोलते हैं। ठीक है, इको होता क्या है बेसिकली, अगर हम इको के बारे में बात करें, देखिए ये एक नेचुरल फिनोमिना है। देखिए अगर कोई साउंड है, ये कोई अगर रिजिड ऑब्जेक्ट है, अगर साउंड इस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, ये रिजिड चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो वॉल हो या टावर हो या माउंटेन हो। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना है जिसमें साउंड की रेपिटेशन होती है। जब आप माउंटेन रीजन में जाते हैं, वैलीज में जाते हैं, आप माउंटेन पे खड़े होकर जब आप शाउट करते हैं तो आपकी आवाज गूंजती है, इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज एको। या खाली कमरे में जब आप बोलते हैं तो आपकी साउंड गूंजती है, इसको बोलते हैं दैट इज इको। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें साउंड की रिफ्लेक्शन होती है, मींस साउंड वेव रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। बट एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे इको के लिए कुछ, इको के बनने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए, और वो है कि डिस्टेंस जो होना चाहिए। गाइस देखिए यहां पे इस चीज को नोट कीजिएगा, जो डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, इको को सुनने के लिए आपका मिनिमम डिस्टेंस 16.6 मीटर का होना चाहिए। मींस आई कैन से 17 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होगा, तभी जाके आप इको को सुन सकते हैं, तभी जाके आप इको को सुन सकते हैं। दिस इज व्हाट योर इको इज। ठीक है, जैसे इसके बारे में बताते हैं, जैसे साउंड यू हेयर रिंगिंग इन एन ऑडिटोरियम आफ्टर अ बैंड हैज स्टॉप्ड प्लेइंग इज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द वॉल एंड अदर। देखिए जो आप ऑडिटोरियम में सुनते हैं कि ऑडिटोरियम में बैंड बंद भी हो जाता है तब भी साउंड थोड़ी रिफ्लेक्ट करती है, दैट इज योर इको, रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, मतलब क्या है, साउंड वेव कंटिन्यूसली वॉल के साथ स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये तब तक रिफ्लेक्ट होती है जब तक इसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। ठीक है, देखिए इस फिनोमिना को एक और नाम दिया जाता है। इस फिनोमिना को देखिए, जो म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक हो जाए, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो जाएं, ठीक है, या लेक्चर हॉल्स हो जाएं, सिनेमा हाउसेस हो जाएं, ऑडिटोरियम हो जाएं, ठीक है, वहां पे मल्टीपल वॉल्स हैं, साउंड यहां से स्ट्राइक करेगी, फिर यहां जाएगी, यहां से स्ट्राइक करेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, यहां जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। तो साउंड की मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, यहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं बिकॉज ऑफ द वॉल, रूफ एंड अदर रिजिड मटेरियल ऑफ द रिस्पेक्टिव बिल्डिंग। ठीक है, तो ऑडिटोरियम में होता क्या है, ऑडिटोरियम में साउंड वेव स्ट्राइक करने के बाद भी वो रुकती नहीं है, साउंड वेव स्ट्राइक करने के बाद भी रुकती नहीं है, वो कोलाइड करती रहती है विद द रिजिड मटेरियल। ठीक है, रिजिड मटेरियल से स्ट्राइक करती रहती है और आपको ये साउंड काफी देर तक गूंजती हुई सुनाई देगी, मल्टीपल रेपिटेशंस होंगी साउंड की। इसी मल्टीपल रेपिटेशन को ध्यान से सुनिएगा, इस मल्टीपल रेपिटेशन को कहते हैं दैट इज रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन, ठीक है, मतलब क्या है, साउंड का जो सोर्स है वो रुक गया है,
बट तब भी आपको साउंड कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए सुनाई देगी। और ये सब होता है बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से हो रहा है साउंड की, उसको बोलते हैं रेवर्बरेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो, ठीक है। और ये तब तक आपको आवाज थोड़ी टाइम तक सुनाई देगी जब तक जो इंटेंसिटी है साउंड वेव की वो डिक्रीज ना कर जाए। दिस इज व्हाट द रेवर्बरेशन इज। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। तो गाइज यहां पे कुछ चीजों को आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रेशर का इंपैक्ट साउंड पे कैसा रहता है। तो एक बात याद रखिएगा, प्रेशर, साउंड वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। चाहे प्रेशर कुछ भी हो, साउंड वेव पे उसका कोई असर नहीं रहता है। क्या टेम्परेचर का इंपैक्ट होता है साउंड वेव पे? यस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी साउंड की स्पीड भी बढ़ना स्टार्ट होगी। देखिए गाइस, अगर आपके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो रहा है तो जो आपकी साउंड की स्पीड है उसमें 0.6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज होगा। तो विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम द स्पीड ऑफ द साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस। और ये स्पीड जो साउंड की है एयर में, अगर एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है तो जो साउंड की स्पीड है वो भी 0.6 मीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या ह्यूमिडिटी का इंपैक्ट पड़ता है साउंड वेव पे? यस, ह्यूमिडिटी का भी इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जितनी ज्यादा ह्यूमिड एयर होगी, जितनी ज्यादा एयर में नमी होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा साउंड की स्पीड होगी, बिकॉज अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ड्राई एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, मींस एटम्स नहीं है उसके अंदर इतने ज्यादा। बट जैसे ही एयर में सैचुरेशन होना स्टार्ट होगी, मींस ह्यूमिडिटी ऐड होना स्टार्ट होगी, इसकी वजह से एटम्स का नंबर बढ़ना स्टार्ट होगा और एटम्स एक दूसरे के नजदीक आना स्टार्ट होंगे। इसकी वजह से जो एटम्स के बीच की इंटरेक्शन है वो भी बढ़ना स्टार्ट होगी। तो मोर द नंबर ऑफ एटम्स, मोर विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड क्विकर विल बी द साउंड ट्रांसमिटेड। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। गाइस, थैंक यू सो मच।